ये कहानी दिल्ली शहर की है। एक रोज़ की बात थी। आनंद बाबू की माताजी का देहांत अभी कुछ रोज़ पहले ही हुआ था, जिससे वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगे थे। पत्नी और बच्चों के समझाने पर भी वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। वो अभी भी अपनी माँ को याद कर बहुत दुखी और रोते थे। वहीं एक रोज़ जब आनंद बाबू देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच कोई गिरा हुआ है। तो वो अपनी कार रोकते हैं और उस इंसान को देखने के लिए पहुंचते हैं। जब वो उस इंसान को पलटते हैं तो देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी माताजी है, जिसे देख पहले तो वो बहुत ही हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो उन्हें अपनी कार में लेकर बैठा देते हैं। वो उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेकर पहुंचते हैं, जिसे देख पूरा परिवार हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले ही तो आनंद बाबू की माताजी का देहांत हुआ था। फिर मरा हुआ इंसान ऐसे जीता जागता कहाँ से वापस आ गया। आनंद बाबू की पत्नी उस बूढ़ी औरत को ऊपर से नीचे तक हैरानी भरी निगाहों से देखती है और सवाल करती है, आनंद, ये सब कैसे हो सकता है? अभी तो माँ की मृत्यु हुई थी, फिर ये कौन है? इस पर आनंद कहता है, तुम बेकार के सवाल मत करो, मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है, ये मेरी माँ ही है। ऐसा बोल वो अपनी माँ को उनके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देता है, जो कि अभी तक बेहोश थी। अपनी माँ के होश आने तक आनंद वहीं उनके पैरों में बैठा हुआ था, और जैसे ही होश आता है तो वो उनसे कहता है, माँ, आप ठीक हैं? इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। यूँ तो आनंद बाबू की माताजी का देहांत आज से 2 हफ्ता पहले हुआ था, तो फिर वो आखिर बूढ़ी औरत कौन थी जो खुद को अब आनंद बाबू की माताजी बता रही थी? जो भी कुछ था, लेकिन आनंद को उस बूढ़ी औरत पर पूरी तरीके से विश्वास था कि वही उसकी माता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। ऐसे में पूरा परिवार कुछ बोल रहा था, लेकिन आनंद को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए तो बस यही था कि उसकी माँ उसकी खातिर ज़िंदा वापस आ चुकी है, तो अब वो पूरी तरीके से उनकी सेवा पानी में लग चुका था। वहीं एक रोज़ आनंद बाबू की पत्नी घर से बाहर अपनी एक सहेली से मिलने एक कैफ़े पहुंचती है, जहां वो अपनी सांस के बारे में उससे सारी बातें शेयर करती है। तो इस पर उसकी सहेली कहती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता है? हम खुद वहाँ मौजूद थे, हमने उनकी लाश देखी थी, फिर वो कैसे ज़िंदा वापस आ सकती हैं? इस पर आनंद बाबू की पत्नी कहती है, हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वो हैं कि मानने को कुछ तैयार ही नहीं है। ना जाने वो बूढ़ी औरत कौन है जो खुद को मेरे पति की माँ कहती है। आनंद बाबू की पत्नी कहती है, अरे यार, तू मेरे साथ मेरे घर चल, तेरी नज़रें और तेरा दिमाग तो बहुत तेज़ है, तू पता करके बता, क्या वो जो कह रही है वो सब सच है? क्या वही मेरे पति की माँ है या फिर वो कोई बहरूपिया है? तो उसकी सहेली कहती है, हाँ ठीक है, मैं 2 दिन के लिए तेरे घर रहने आती हूँ, फिर हम मिलकर उस बूढ़ी औरत की सच्चाई का पता लगाएंगे। आखिर
वो है कौन और किस मकसद से वो तुम्हारे घर आई है। और फिर वहीं उसी रोज़ आनंद बाबू की पत्नी की जो सहेली थी ललिता, वो आनंद बाबू के घर पहुंचती है 2 दिन के लिए रहने को। उस वक्त उसने अपने शरीर पर बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो कि वो जानबूझकर शो ऑफ करना चाह रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आनंद बाबू की जो माँ है वो असल में कोई चोरनी है जो उनकी असली माँ के जैसी दिखती है, तो वो उसी बात का फ़ायदा उठाकर उनके घर में चोरी करने के लिए आई है। वहीं देर रात ललिता जो थी वो बाथरूम में शावर ले रही थी और उसने टेबल पर अपनी सभी गोल्ड ज्वेलरी, पैसा वगैरह यूं ही छोड़ दिया था ताकि वो चेक कर सके आखिर वो बूढ़ी औरत सच में चोर है या नहीं। तभी 2 कदम ललिता के कमरे में आते हैं और टेबल पर पड़ी उस ज्वेलरी से एक गोल्ड नेकलेस उठा लेते हैं कि तभी ललिता शावर लेकर बाथरूम से जब निकलती है तो देखती है कि आनंद बाबू की माता जी जो हैं वो उसकी वही गोल्ड ज्वेलरी लेकर खड़ी हैं। तो यह ललिता का शक जो था वो पूरी तरीके से पक्का हो चुका था कि वो बूढ़ी औरत असल में कोई चोर है। तो अब क्या था कि ललिता जो थी वो शोर मचाकर पूरे घर को अपने कमरे में इकट्ठा कर लेती है। तो ललिता जो है वो आनंद बाबू से कहती है, देखा आपने, ये आपकी माँ असल में एक चोर है। ये कोई आपकी माँ नहीं है बल्कि एक बहरूपिया है जो कि बस तुम्हारी माँ जैसी लगती है। तो इस पर आनंद बाबू कहते हैं, यहाँ ये सब क्या चल रहा है, क्या बकवास कर रही हो तुम, और तुम होती कौन हो मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने वाली। ललिता जो है बड़े ही विश्वास के साथ आनंद बाबू के सामने कहती है कि आपकी जो माँ है इन्होंने मेरी ज्वेलरी चोरी की है जो कि अभी भी इनके हाथ में है। जब मैं शावर लेने गई थी ये पीछे से मेरे कमरे में आती है और ये मेरा गोल्ड नेकलेस इन्होंने चोरी किया है। तो आनंद बाबू बड़े ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी आनंद बाबू की जो माँ है वो कहती है कि ये सब झूठ है बेटा, मैं तो बस यहाँ ललिता से कुछ कहने आई थी कि तभी मैंने उसका ये नेकलेस ज़मीन पर पड़े देखा तो मैंने उठाकर रखने की सोची, तभी ये बाहर आई और इससे लगा कि मैंने इसका लॉकेट चोरी किया है। यहाँ आनंद बाबू जो थे उन्हें अपनी माँ पर फुल्ली विश्वास था, पूरी तरीके से वो उन पर बिलीव करते थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे जो ललिता कह रही है वो सच है। तो इसलिए वो अपनी माँ की बात को मान ललिता को उल्टा काफ़ी डांट लगाते हैं, जिस पर ललिता थोड़ा नाराज़ हो जाती है और अपनी सहेली की ओर देखने लगती है। यहाँ पर सहेली जो है वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती है, बस सारी बातें चुपचाप सुन रही थी अपने पति की, सास की या अपनी सहेली की। कि तभी ललिता जो है आईने में क्या देखती है कि जो आनंद बाबू की माता जी हैं वो आईने में दिखाई ही नहीं दे रही। उनके आसपास जो बाकी सब लोग खड़े हैं वो सब दिख रहे हैं लेकिन उनकी माँ नहीं नज़र आ रही है। ये सब देख अचानक से ही ललिता को थोड़ा झटका लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो उस वक्त के लिए एकदम से ही सब कुछ शांत करते हुए कहती है आनंद बाबू से, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मुझे से कोई गलती हुई होगी और मैं आपकी माँ से सॉरी बोलने को तैयार हूँ। आई एम सॉरी माँ। आप
ठीक कह रही हैं, शायद मुझसे ही गलती हुई है। तो इस पर आनंद बाबू की माँ बड़े ही प्यार से ललिता के सर पर हाथ फेर कर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है। चलो अब तुम सो जाओ, आराम करो, हम कल सुबह बात करते हैं। और फिर बाकी सब ललिता के कमरे से जाने लगे कि तभी वो अपनी सहेली का हाथ पकड़ उसे वहीं उस कमरे में रोक लेती है। तब तक बाकी सब जा चुके थे। दोनों सहेलियां एक दूसरे के आमने सामने थी। यहाँ आनंद बाबू की पत्नी अपनी सहेली को देख कहती है, क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों रोक लिया? तो ललिता इस पर कहती है, वो जो है। तो ललिता की सहेली आनंद बाबू की पत्नी कहती है, क्या कहना चाह रही हो, साफ साफ कहो, इतना घबरा क्यों रही हो? तो ललिता एक पल के लिए किसी बुत की तरह खड़ी हो जाती है। यहाँ ललिता जो है, उसने जो कुछ देखा आईने में उसको अल्फाजों में कहने से थोड़ा झिझक रही थी, परेशान और डरी हुई थी वो। तो आनंद बाबू की जो पत्नी है वो एक बार फिर अपनी सहेली ललिता से सवाल करते हुए कहती हैं, क्या बात है, कहो, डरो मत, मैं सब सुनने को तैयार हूँ। तो इस पर ललिता डरते हुए कहती है, तुम्हारी वो जो सांस है वो असल में तुम्हारी सांस नहीं है, बल्कि वो तो एक भटकती रूह है। अपनी सहेली की बात सुन एक पल के लिए आनंद बाबू की पत्नी कुछ सोच में पड़ गई और 2 मिनट तक यूं ही बुत की तरह खड़ी सोचती रही और फिर कहती है, तुम ये क्या कह रही हो, भटकती रूह? तो फिर ललिता इस पर बताती है कि उसने कुछ ही देर पहले आईने में जो देखा उस सब सच को वो अपनी सहेली को बताती है। तो इस पर जो है उसकी सहेली कहती है, इसका मतलब जो इस वक्त हमारे घर में है ये कोई भटकती रूह है या फिर उस जैसा ही कुछ? तो ललिता कहती है, हाँ, शायद भटकती रूह या वैसा ही कुछ। हम नहीं जानते कि ये यहाँ किस मकसद से आई है, लेकिन जो भी हो इसके इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ ललिता जो है अब इस सब के बाद थोड़ा डर चुकी थी। तो वो अपनी सहेली को कहती है कि प्लीज़ तुम यहीं रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ना जाने वो मेरे साथ क्या करे। आखिर मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम जो लगाया था। तो आनंद बाबू की पत्नी अपनी सहेली से कहती है कि बच्चे अभी जगे हुए हैं, मैं उन्हें सुला के आती हूँ। ललिता कहती है, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो आनंद बाबू की पत्नी जो है वो अपने बच्चों को सुलाने उनके कमरे में चली जाती है। यहाँ ललिता अकेली डरी सहमी बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। ललिता को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़े से घर में वो इस वक्त बिल्कुल अकेली है और उस घर के अंदर कोई नहीं है सिवाय उसके और उस भटकती रूह के, जो इस वक्त शायद ललिता को मारने की किसी तरीके की प्लानिंग कर रही हो। तभी अचानक से तेज़ हवा के बहाव से कमरे की जो खिड़की है वो अपने आप खुल गई और पर्दे हिलने लगे, जिसे देख ललिता जो है थोड़ा पहले से ज़्यादा डर महसूस करने लगी। उसे लग रहा था इस वक्त ये सब जो है वो आत्मा ही कर रही है ललिता से अपना बदला लेने के लिए। इसी डर में जो है ललिता को पता भी नहीं चला उसे नींद आ चुकी थी और सोते 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 अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके पैरों की ओर से
चादर को खींच रहा हो। वो बार बार चादर को अपने ऊपर ओढ़ती और बार बार चादर खिसक कर नीचे चली जाती। अब कई बार ऐसा होने पर ललिता जो है थोड़ा डर कर उठती है, तो क्या देखती है कि उसके पैरों के पास वही बूढ़ी औरत खड़ी है जो कि आनंद बाबू की माँ का झूठा ढोंग कर रही है, जो कि असल में शायद कोई भटकती रूह है या इस जैसा ही कुछ। उस बूढ़ी औरत की सच्चाई चाहे जो थी, लेकिन सच और डराने वाली बात तो ये थी कि वो इस वक्त ललिता के कमरे में उसके सामने खड़ी थी और उसे बड़े ही डरावने तरीके से घूरे जा रही थी। एक पल के लिए तो ललिता को ऐसा लगा जैसे कि वो बूढ़ी औरत धीरे 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 उसके पैरों के पास से होते हुए उसके गले की ओर बढ़ रही हो, और वो डरकर अचानक से अपनी आंखें बंद कर लेती है, चीखते चिल्लाते हुए, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी, छोड़ दो मुझे। कि तभी वो जब वापस अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वहाँ तो कोई बूढ़ी औरत नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ठीक है। कि तभी कमरे में ललिता की सहेली आती है और ललिता को पसीने पसीने देख उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इतना पसीने पसीने कैसे? तो वो अपनी सहेली को सारी बात बताती है। दोनों सहेलियां इस वक्त बहुत ही डर चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि घर के अंदर वो जो भी कोई है आखिर उसका मकसद क्या है और वो आगे क्या करने वाली है। इसी डर के साए में दोनों सहेलियों की रात निकल जाती है और फिर अगले ही दिन ललिता बिना कुछ कहे सबसे चली जाती है। यहाँ आनंद बाबू की जो पत्नी है वो अकेले पड़ जाती है और वो बस यही सोच रही थी कि आखिर आगे वो क्या करे क्या ना करे, कैसे अपने परिवार को उस अनचाही मुसीबत से छुटकारा दिलाए। अगर वो अपने पति को कुछ भी उसके बारे में कहती हैं तो शायद वो ना ही माने और गुस्सा भी हो जाए, और कौन जाने वो आत्मा उनसे और क्या करवा दे। वहीं दूसरी ओर ललिता जो है अपने घर पहुंच सबसे पहले एक तांत्रिक बाबा जिन्हें वो पहले से ही जानती थी उनसे मिलने उनके ठिकाने पर पहुंचती है। तो उसे पता चलता है कि ये जो तांत्रिक बाबा है ये कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रखे हैं और उनके आने में अभी कम से कम 2 दिन तो है। तो यहाँ ललिता जो है परेशान हो जाती है, सोच में पड़ जाती है कि मैं तो यहाँ बाबा जी से मिलने आई थी, अपनी प्रॉब्लम बताती ताकि वो उसका कोई सल्यूशन निकालते, लेकिन वो तो 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रखे हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए। यहाँ तांत्रिक बाबा का जो डेरा था उसमें उनके अलावा उनके कुछ शिष्य चेले वगैरह और थे, जिनमें से एक ललिता को जो है परेशान देख एक विभूति देते हैं, जिसके साथ वो ललिता से कहते हैं कि जो भी कोई चीज़ है तुम्हें परेशान कर रही, अगर वो तुम्हारे निकट आती है तो तुम उस पर ये चीज़ छिड़क देना, तो वो तुमसे दूर हो जाएगी। तो इस पर ललिता कहती है, आपको कैसे पता कि मुझे कोई
भूत प्रेत या इस जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो बाबा का जो सेवक है वो कहता है कि यहाँ ज़्यादातर लोग इसी मसले से आते हैं, इसीलिए हमें इस सब के बारे में पहले से ही पता रहता है। और फिर ललिता जो है वो विभूति लेकर अपने घर को निकल जाती है। यहाँ ललिता जो है रास्ते से जा रही थी अपनी कार में, रात हो चुकी थी और तभी अचानक वो रास्ते के बीचों बीच एक बच्चे को रोता हुआ देखती है, तो वो अचानक से अपनी गाड़ी रोक देती है। ललिता देखती है कि सामने 2 साल का बच्चा रास्ते के बीचों बीच कंटिन्यूसली ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था। ललिता जो है वो कार से उतरती है और उस बच्चे के पास जाती है, घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, उससे पूछती है उसका नाम क्या है, उसके माता पिता कहाँ हैं, लेकिन वो बच्चा जो है वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वो बस रोए जा रहा था। तो ललिता सोचती है मन में कि क्यों नहीं इस बच्चे को अपने साथ लेके चलूं, वैसे भी दोनों तरफ घना जंगल है, शायद जंगली जानवर आकर इस बच्चे को मार दे। ऐसा सोच वो बच्चे को अपनी कार में बैठा लेती है और मन में यही सोच रही थी कि कल इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, फिर वो खुद इसके माँ बाप को ढूंढ लाएंगे, तब तक तो मैं इस बच्चे को अपने पास रख ही सकती हूँ। तो वो गाड़ी चलाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि कार जो है स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। ललिता सोचती है कि आखिर एक गाड़ी को अचानक क्या हो गया कि तभी वो बच्चा अचानक से रोना बंद कर देता है और ललिता को आवाज़ देता है, ए ललिता, तुझे क्या लगा तू मुझे उस घर से निकाल देगी? इतना था कि ललिता चौंक कर उस बच्चे की ओर देखती है डरी सहमी नज़रों से। तो वो बच्चा फिर से कहता है, तुझे क्या लगा तू मुझे उस घर से निकाल देगी? तो जान ले ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर अचानक से उस बच्चे की आंखें लाल रंग की हो गई और वो अपने दोनों हाथों से एकदम ही ललिता का गला पकड़ लेता है। ललिता यहाँ चीखने और चिल्लाने लगती है और फिर वो किसी तरीके से अपने पर्स से वो विभूति निकालती है जो वो डेरे से लेकर आई थी। वो उस विभूति को अचानक से ही जब उस बच्चे पर छिड़कती है तो वो बच्चा जो है उसका गला छोड़ देता है और चीखने चिल्लाने लगता है, नहीं 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 करके चिल्लाता हुआ वो अचानक से ही गाड़ी का शीशा तोड़ गाड़ी से दूर निकल जाता है। और फिर ललिता जो है वो अपनी सहेली के घर फ़ोन करती है और उससे फ़ोन पर बात करती है। तो कहती है कि अभी अभी मुझे यहाँ एक अजीब सी चीज़ मिली, उसने मुझे मारने की कोशिश करी थी, वो एक बच्चे के रूप में था। वहीं ललिता की सहेली जो है वो दूसरी तरफ अपने घर में कहती है, मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में आ गई हो, मुझे माफ़ करना ललिता। तो वहीं ललिता कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम जाकर चेक करो कि तुम्हारी वो बहरूपिया सास क्या घर में है या नहीं। तो ललिता की सहेली कहती है, वो तो घर में ही है, अभी थोड़ी देर पहले सोने गई थी। तो ललिता कहती है, तुम जाके एक बार उनके कमरे में देखो वो घर पर है या नहीं। तो ललिता की सहेली जाकर कमरे में देखती है तो वहाँ सच में उसकी सांस नहीं थी। तो जब ललिता को ये सब पता चलता है तो वो अपनी सहेली से कहती है
कि तुम अभी जाकर अपने पति को वहाँ लेकर आओ और उन्हें दिखाओ कि उनकी जो माँ है वो अचानक से बंद कमरे से कहाँ गायब हो गई। तो ललिता की सहेली जो है जैसे ही जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो अचानक से खुलता है और उससे और कोई नहीं बल्कि उसकी वो सास बाहर आती है, जिसे देख वो कहती है, सासू माँ आप सोई नहीं? तो इस पर उसकी सास कहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं बाथरूम गई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात बहुत हो चुकी है, तुम जाकर अब सो जाओ। तो फिर वो चली जाती है। वहीं अगले दिन मिस्टर आनंद की जो वाइफ है वो अपनी सहेली ललिता से मिलने उसके घर जाती है। तो दोनों में बातचीत होती है। तो ललिता जो है अपनी सहेली को बताती है कि एक तांत्रिक बाबा है जो उनकी मदद कर सकते हैं, उस बुरी आत्मा से पीछा छुड़ा सकते हैं हमारा, लेकिन उनको आने में भी 2 दिन है। तो वो उनके डेरे से कोई विभूति लेके आई है, जिससे वो अगर वो आत्मा उन पर हमला करती भी है वो उस पर छिड़कने से वो उससे दूर रहेगी। और फिर किसी तरह दोनों सहेलियों ने डरते हुए वो 2 दिन निकाले। और वहीं जब तांत्रिक बाबा 2 दिन बाद आए तो वो दोनों आनंद बाबू को किसी तरह झांसा देकर अपने साथ उस तांत्रिक बाबा के डेरे में लेके पहुंची, जहां तांत्रिक बाबा ने उन तीनों को बताया कि उनके घर में जो वो बूढ़ी औरत है वो कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक छलावा है, जिसे सुनकर आनंद बाबू थोड़ा गुस्सा हो गए। आनंद बाबू जो है वो गुस्से में वहाँ से खड़े हो गए और जाने लगे। तो इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, मूर्ख रुक जा, नहीं तो वो छलावा तेरी पूरी गृहस्थी को बर्बाद कर देगा। तुम्हारी माताजी तो मर चुकी है ना, उनकी लाश तुमने खुद अपनी आंखों से देखी थी। तो एक बात तो बताओ, मरे हुए इंसान कब से जिंदा होकर वापस आने लगे? इस पर आनंद बाबू जो है थोड़ा सोच में पड़ गए। और अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आज रात 1:03 पर अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देख लेना। वो रात में एक बार तो ज़रूर अपने असली रूप में आएगा, तब तुम देखना कि वो तुम्हारी माँ है या फिर छलावा। और हाँ, याद रहे, जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि तुम उसकी सच्चाई जान चुके हो तो वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ध्यान रहे, उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास ना हो कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। आनंद बाबू को अभी भी तांत्रिक बाबा या किसी और की बात का यकीन बिल्कुल भी नहीं था। तो आनंद बाबू जो है वहाँ गुस्से से चले गए। तो पीछे से आनंद बाबू की पत्नी तांत्रिक बाबा से माफ़ी मांगती है। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो छलावा कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उसका इंतज़ाम कैसे करना है मैं ये अच्छे से जानता हूँ। और फिर वहीं देर रात 1 बजे आनंद बाबू जो है वो अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी 1 बजते ही उनकी आँख खुली। उनकी पत्नी जो है बाजू में बैठी हुई थी। तो वो कहने लगी, क्या बात है, आप अचानक से क्यों उठ गए? तो आनंद बाबू कहते हैं कि क्या सच में वो मेरी माँ नहीं है? तो उनकी पत्नी जो है वो कहती है कि अगर आपको ये बात जाननी है तो 1:03 पर हमें चलकर उस कमरे में देखना चाहिए। तो इस पर आनंद बाबू कहते हैं,
मेरा दिल नहीं मानता है। तो आनंद बाबू की पत्नी जो है वो कहती है, जो भी कुछ है कमरे में जाकर देखने से सारी बात साफ साफ हो जाएगी, चाहे वो आपके दिल की हो या मेरे दिल की। तो फिर आनंद बाबू जो है अपनी पत्नी के साथ दबे पांव अपनी माँ के कमरे में पहुँचते हैं रात के 1:03 पर। तो दोनों ही देखते हैं कि वो जो बहरूपिया माँ है वो आराम से बिस्तर पर सोई हुई है। तो आनंद बाबू कहते हैं, देखो ये माँ ही है, सो रही हैं, हम बेकार में इन पे शक कर रहे थे। और तभी अचानक से दोनों क्या देखते हैं कि वो जो बहरूपिया माँ है उसका रूप बदल रहा था, और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उसका रूप बदलकर एक भयानक छलावे में बदल गया, जो कि बिल्कुल सफ़ेद रंग का था, जिसे देख दोनों डर गए और डर कर एकदम से दरवाज़ा बंद कर वहाँ से निकल गए। वहीं छलावा जो है अचानक से ही अपनी आंखें खोलता है। शायद उसे पता चल चुका था कि उस घर में रहने वाले लोगों को अब उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वहीं आनंद बाबू और उनकी पत्नी जो है अपने कमरे में जाकर बातचीत करने लगते हैं। तो आनंद बाबू फिक्र जताते हुए कहते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ना जाने अब क्या होगा। इस पर उनकी पत्नी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, वो तांत्रिक बाबा है ना, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। कि तभी उन्हें अपने दोनों बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। वो घबरा जाते हैं और घबराहट में अपने बच्चों के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये जो छलावा है ये फिर से आनंद बाबू की माँ का रूप लेकर बच्चों के कमरे में पहुंच उनको पकड़ लेता है और उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तभी आनंद बाबू को देख वो छलावा कहता है, तुम लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है ना, अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, अब तुम सबको मरना ही होगा। ऐसा कहकर वो छलावा जो है उन बच्चों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। तो आनंद बाबू जो है डर के मारे परेशान और घबराहट में अपनी पत्नी से कहते हैं, अब क्या करें हम। तो आनंद बाबू की जो पत्नी है उन्हें याद आता है कि जो उनकी सहेली थी उसने उनको वही विभूति दी थी। तो वो जल्दी से कमरे में जाती है और वहाँ से ललिता की दी हुई वो विभूति लेकर आती है और अपने पति के हाथ में दे देती है। तो पति जो है वो कहते हैं, इसका क्या करूँ। तो इस पर उनकी पत्नी बोलती है कि ये छलावे पर फेंको, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आनंद बाबू वैसा ही करते हैं और वो छलावा जलने लगता है और अचानक से ही हवा में गायब हो जाता है। तो वो अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर कहते हैं, बच्चों तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पापा हैं। दोनों बच्चे जो हैं वो 8 से 10 साल के थे, दोनों ही लड़के थे। वो रोते हुए आनंद बाबू के गले लग जाते हैं। तो आनंद बाबू की पत्नी जो है वो कहती है कि इससे पहले वो छलावा फिर से आए या हमारे साथ कुछ भी गलत करे, हमें अभी तांत्रिक बाबा के पास चलना होगा। अब वही हैं जो हमें उस छलावे से पूरी तरीके से छुटकारा दिला सकते हैं। और फिर आनंद बाबू अपने परिवार के साथ कार में बैठ तांत्रिक बाबा के डेरे के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो देखते हैं कि एक अजीब सी चीज़ दिखने वाली कोई उनका पीछा कर रही है बड़ी ही तेज़ रफ्तार में। जब वो करीब आई तो देखा वो कोई और नहीं बल्कि छलावा ही था, जो कि अब भी उनकी माँ के ही रूप में था। तो आनंद बाबू जो है
वो डर कर अपनी कार के शीशे बंद कर लेते हैं और अपनी कार की रफ्तार जो है थोड़ी और बढ़ा देते हैं। यहाँ बच्चे जो है डर कर चीखने और चिल्लाने लगे थे। उनकी माँ जो है उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है कि तभी वो लोग देखते हैं कि छलावे का रूप अब भी आनंद बाबू की माँ जैसा ही है, लेकिन उसी में और ज़्यादा डरावना और भयानक हो गया है। तो वो छलावा जो है अचानक से ही उड़कर आनंद बाबू की कार की छत पर चढ़ जाता है और अपने दोनों हाथों से छत को मारकर तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो चारों बुरी तरीके से डरे और सहमे हो जाते हैं। यहाँ पर छलावा जो था वो अपनी बड़ी ही डरावनी सी आवाज़ में उन्हें कार रोकने के लिए बोलता है। कहता है, आनंद, कार को यहीं रोक दे, नहीं तो तू मेरे हाथों बहुत बुरी तरीके से मरेगा। आनंद बाबू कुछ नहीं कहते, तो इस पर छलावा फिर से कहता है, आनंद, कार रोक दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। तो आनंद बाबू फिर से कुछ नहीं कहते। तो तीसरी बार छलावा फिर से कहता है, आनंद, मुझे गुस्सा आ रहा है, तू कार रोकता है या मैं तेरे परिवार को खा जाऊं। तभी वो लोग क्या देखते हैं कि छलावा जो है छत से धीरे धीरे खिसक कर सामने की खिड़की पर आ गया है, जिसे देख वो चारों घबरा जाते हैं और आनंद बाबू भी अचानक से ब्रेक लगाते हैं। तो वो छलावा दूर जाकर गिरता है और फिर वो वापस से खड़ा होता है और उनकी कार की ओर बढ़ने लगता है। वो चारों के चारों कार से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि छलावे के पीछे तांत्रिक बाबा खड़े थे, जिसे देख उन चारों को थोड़ा आराम और सुकून मिलता है। छलावा देखता है कि आखिर ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो तांत्रिक बाबा को देख वो थोड़ा घबरा जाता है। वहीं तांत्रिक बाबा जो हैं उस छलावे से कहते हैं, इन लोगों को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। छलावा जो है हंसने लगता है। तांत्रिक बाबा अपनी पोटली से वही जादुई विभूति निकालते हैं और उस छलावे पर छिड़कते हैं, जिससे वो छलावा जो है उस पल वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद तांत्रिक बाबा उन चारों को अपने डेरे में लेके पहुँचते हैं, जहाँ वो एक हवन जलाते हैं और उसमें कुछ क्रिया साधना शुरू करते हैं। उन क्रिया और साधनाओं के दौरान उन्हें कुछ अजीब और भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुन आनंद बाबू का परिवार थोड़ा डर रहा था। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं, डरो नहीं, ये सब उस छलावे का खेल है। वो हमें ये क्रिया साधना करने से रोकना चाहता है, लेकिन मैं ये साधना नहीं रोकने वाला। उसे जड़ से ख़त्म करना है तो ये साधना होनी ज़रूरी है। और इसी के साथ जब तांत्रिक बाबा उस हवन में लास्ट विभूति डालते हैं तो अचानक से उसमें एक तेज़ ब्लास्ट होता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन लोगों से कहते हैं, अब तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो छलावा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा चुका है। तो आनंद बाबू का जो परिवार था वो तांत्रिक बाबा को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। तो आनंद बाबू जो है वो कहते हैं कि आखिर वो छलावा हमारे पीछे क्यों पड़ा था। तो तांत्रिक बाबा कहते हैं, ये सब बातें बेकार की हैं, छोड़ो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और किसी और बात पर ध्यान मत दो। और फिर इस तरह तांत्रिक बाबा ने आनंद बाबू के परिवार को इस छलावे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। अतुल के 12वीं के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसके 2 एग्ज़ाम हो चुके थे तब तक। तो जो तीसरा था उसके लिए जो उसकी फ्रेंड थी शिवानी, वो कहती है कि यार फ़ोन करके कि तू मेरे घर आ जा, हम साथ मिलकर पढ़ाई कर लेंगे। वैसे भी तुझे इसके बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज है, तो मुझे भी थोड़ा बता देना। तो अतुल कहता है कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ।
वहीं जब अतुल शिवानी के घर पहुंचता है तो उसने देखा कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह है, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये देख अतुल ने शिवानी से कहा कि यार एक काम करते हैं, तेरे जो चाचा जी हैं उनका पास ही में ऑफिस है, क्यों नहीं वहाँ चलकर पढ़ते, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। तो इस पर शिवानी कहती है कि ठीक है, चाचा जी यहीं पर है, मैं उनसे अभी उनके ऑफिस की चाबी ले लेती हूँ। तो जो शिवानी के चाचा जी थे वो उन्हें चाबी दे देते हैं, लेकिन इसी के साथ वो कहते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर मेरे ऑफिस के सेकंड फ्लोर पर मत जाना, तुम नीचे ही रहना। तो जो अतुल था वो कहता है ठीक है चाचा जी, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। तो शिवानी और अतुल जो थे वो चाचा जी के ऑफिस चले जाते हैं, जो कि उनके घर से ज़्यादा दूर तो नहीं था। चाचा जी जो थे वो फॉरेस्ट रेंजर थे, तो वो अपने ऑफिस में अक्सर काम करते रहते थे, लेकिन आज उन्हें कोई काम नहीं था, इसीलिए वो घर पर ही थे। तो अतुल और शिवानी जब ऑफिस में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ का माहौल काफ़ी शांत था। तो तभी जो था उन्हें उस ऑफिस के सेकंड फ्लोर से कुछ आवाज़ें आने लगी। तो दोनों जो है पढ़ाई छोड़कर उन आवाज़ों के पीछे सेकंड फ्लोर जो था वहाँ पर पहुँचे। देखा कि वहाँ के जो कमरे वगैरह हैं वो सब बंद है, वहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी जो था कि एक जो कमरा था उस पर ताला तो नहीं लगा था, लेकिन उसकी कुंडी बंद थी। वो आवाज़ें जो थी उसी कमरे से आ रही थी जहाँ तक था। तो अतुल जो था वो कहता है शिवानी से, यार ये बंद कमरे में से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो शिवानी कहती है कि हाँ आवाज़ें तो मुझे भी आ रही हैं, लेकिन क्या हमारा देखना ठीक होगा। तो अतुल बोलता है कि अरे देखना ठीक क्यों नहीं होगा, ना जाने अंदर कौन बंद है, हमें उसे बाहर निकालना चाहिए। तो ऐसा करके वो उस कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं, उन्होंने क्या देखा, कमरे में तो कोई है ही नहीं। फिर अंदर की ओर से ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। तो तभी उन्हें याद आता है कि चाचा जी ने कहा था कि सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल भी मत जाना, और उनसे वो गलती हो गई थी, अब क्या किया जा सकता है। तो इसके बाद जो था वो दोनों थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि ना जाने क्या तो था उस कमरे के अंदर जो बंद कमरे से ऐसी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा सोच वो परेशान हो रहे थे। लेकिन उस रोज़ वो जो थे अपना काम पढ़ाई वगैरह करके शिवानी के घर पर जैसे ही लौटते हैं तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो ऐसे में जो शिवानी के चाचा जी थे जो कि फॉरेस्ट रेंजर थे, वो एकदम से ही आते हैं और दोनों को फटाफट से घर के अंदर ले जाते हैं और ले जाकर डांटने लगे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे ऑफिस के सेकंड फ्लोर पर मत जाना, फिर तुम वहाँ क्यों गए। तो अतुल जो था वो काफ़ी हैरान होता है कि वो तो वहाँ थे भी नहीं, तो उन्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ। तो वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तुम जब अभी आ रहे थे तुम्हारे पीछे पीछे वो भी आ रहा था। तो दोनों जो थे वो एकदम से हैरान कि चाचा जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि एक बार चाचा जी जंगल में जब गए थे तो उस जंगल से उनके पीछे एक बुरी आत्मा उनके साथ उनके ऑफिस आ गई थी। तब से वो आत्मा उनको परेशान करने लगी। तो चाचा जी ने उस आत्मा को किसी तांत्रिक की सहायता से अपने ऑफिस के सेकंड फ्लोर वाले एक कमरे में बंद कर दिया था। तो वही आत्मा मैंने तुम लोगों के पीछे आती हुई देखी है। अब तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो, वो आत्मा बहुत ही खतरनाक है।
दोनों दोस्त बड़े परेशान हो गए। तो चाचा जी कहते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, जिन्होंने पहले मेरी मदद की थी मैं उन्हीं तांत्रिक बाबा को कल बुलाकर लाता हूँ। तो ऐसा करके उस रात जो था, दोनों दोस्त बड़े ही डरते डरते अपना रात काटते हैं। और वहीं अगले दिन चाचा जी जो थे उन्हीं तांत्रिक बाबा को बुला लाए जिनसे उन्होंने पहले मदद ली थी। तो अगले दिन वो तांत्रिक बाबा जब आए तो उन्होंने भी उन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन कहा कि ठीक है, तुम डरो नहीं, लेकिन बस एक बात याद रखना, जो भी मैं क्रिया विधि करूँ उस दौरान शांत होकर एक जगह बैठे रहना। वो आत्मा जो है तुम लोगों के शरीर पर कब्जा करके यहाँ रहना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तांत्रिक बाबा अपने काम में बहुत ही पहुँचे हुए थे। उन्होंने वक्त पर दोनों दोस्तों की जान बचा ली और उस आत्मा को इस बार एक बोतल में कैद करके अपने साथ ले गए, ताकि वो फिर कभी उन लोगों को परेशान ना कर सके।